नमस्कार, एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट के अभ्यास की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। इसमें हम डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ये एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और प्रतिदिन ये क्लास होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यो हे वो सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो यो हे वो के सिद्धांत के संस्थापक थे न्यावर। प्रश्न नंबर 2 है, किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती है? तो दोस्तों इसमें आप ये ध्यान रखिए कि नहीं का ऑप्शन भी दे रखा है। तो कई जगह पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो नहीं को नहीं देख पाता है और इस वजह से वो ठीक वाला वैसे देखते ही एक बार में इसको टिक लगा देता है। तो जो इसका जो आंसर होगा कि किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती है, तो आंसर होगा इसका बरेली। अपभ्रंश की सबसे पहले पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। नोट्स ऑन तुलसीदास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नोट्स ऑन तुलसीदास ग्रंथ के लेखक हैं जॉर्ज गियर्सन। गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक पुस्तक किस विधा में लिखी है? तो गंग कवि ने जो चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक है वो गद्य शैली में लिखी है। तुलसीदास की निम्नलिखित रचनाओं में गीति काव्य कौन सा नहीं है? तो गीति काव्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हमें नहीं को भी देखना है, नहीं है। तो जो कविता वाली रचना है वो इनकी गीति काव्य नहीं है, जबकि विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और गीतावली ये गीति काव्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से आलम की रचना कौन सी नहीं है? तो आलम की रचना नहीं है, तो नहीं है का ये देखिए ये नहीं है। तो सुदामा चरित है, माधवानल कामकंदला ये भी आलम की रचना है, श्याम पास नहीं है ये भी आलम की रचना, जबकि जो विरह वारिश है वो इनकी रचना नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, इस पंक्ति का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में किया है? तो ये पंक्ति है, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता के भेद को जाने। ये पंक्ति है, इस पंक्ति के ये पूछ रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने ये किस कवि के बारे में कही है ये पंक्ति? तो ये पंक्ति कही है घनानंद के बारे में। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे जॉन गिलक्राइस्ट थे। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध, करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा में ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? जामवंत का है। राम की शक्ति पूजा जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रची गई एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। भीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है? तो जो ये उपयुक्त काव्य पंक्ति है महादेवी वर्मा की है और महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक साहित्य की मीरा भी कहा जाता है। कामायनी में किस नारी पात्र का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कामायनी में दिमित्र नामक जो पात्र है उसका उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि श्रद्धा, ईड़ा और रति का हमें उल्लेख मिलता है। राम की शक्ति पूजा के अनुसार साधु साधु साधक धीर धन्य राम पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति पूछी गई है कि ये पंक्ति किसकी है। जब जो समुद्र है वो रास्ता नहीं देता है तो राम वो क्रोधित हो जाते हैं और उस समय पर वो कहते हैं कि मैं पूरे समुद्र को ही एक बार में अपने धनुष बाण से सुखा दूंगा। तो तब जो देवी भगवती है वो प्रकट होती है और वो इनको ये बात कहते हैं कि साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम पंक्ति है ये भगवती की है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, बरगद का पेड़ रचना के रचनाकार कौन है? तो बरगद का पेड़ रचना के रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। अगला क्वेश्चन 15 है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में किसका हृदय परिवर्तन दिखाया गया है? तो एक टोकरी भर मिट्टी में जमींदार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी है ये माधवराव स्प्रे की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इसमें एक विधवा औरत होती है, एक विधवा औरत जिसकी झोपड़ी को जो जमींदार है वो वहां से हटवा देता है, तो उसको तुड़वा देता है उस झोपड़ी को। तो तुड़वाने के बाद फिर वो विधवा की जो छोटी सी पोती है वो खाना पीना त्याग देती है
और वो जब वो बुढ़िया उसके पास जमींदार के पास जाती है और कहती है कि मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया, कुछ भी नहीं खा रही है, तो आप एक टोकरी भर मिट्टी मुझे दे दीजिए मेरी झोपड़ी में से, ताकि मैं उससे चूल्हा बना के और अपनी पोती के लिए कुछ खाना पका सकूं ताकि वो खा सके। तो वो उसको जमींदार को बोलती है कि आप एक बार ये टोकरी मेरे सिर पर रखवा दीजिए, लेकिन जमींदार से वो उठाई नहीं जाती। तब बुढ़िया उसको जमींदार को कहती है कि जब आपसे एक टोकरी और मिट्टी नहीं उठाई जा रही है, तो इस झोपड़ी के अंदर तो हजारों टोकरियां पड़ी हैं, उनका बोझ आप पूरी उम्र किस तरह से उठा पाओगे। तो इस तरह से जो जमींदार है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर वो झोपड़ी है वो वापिस उस बुढ़िया को दे देता है। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। ये माधवराव सप्रे जी की कहानी है। अगला है परिंदे कहानी में पादरी का संदर्भ आया। तो किस पादरी का संदर्भ आया? फादर एलमंड का। अगला क्वेश्चन है पीढ़िया उपन्यास का लेखक कौन है? तो पीढ़िया जो उपन्यास है वो उसके लेखक है अमृतलाल नागर जी। पतझड़ शब्द में कौन सा समास है? पतझड़, पत्ते झड़ना, जैसे पतझड़ कोई भी चीज मतलब इसमें है बहुब्रीहि समास है, पत्ते झड़ना। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा पतझड़ के अंदर? ये एक ऋतु को बता रहा है। एक पतझड़, जैसे वैसे तो अगर हम इसका विग्रह करके देखते हैं तो पत्ते झड़ना होता है, लेकिन ये एक ऋतु को बता रहा है कि पतझड़ एक ऋतु है, तो इस वजह से इसमें बहुब्रीहि समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मैला आंचल में नहीं है? तो ये देखिए यहाँ भी जैसे नहीं के बारे में पूछ रखा है, तो बालदेव इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है, बावनदास भी और चुन्नी गोसाई, लेकिन जो ओंकार नाथ है वो मैला आंचल का पात्र नहीं है। निम्नलिखित दोहा के लेखक कौन है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत नवीन। तो ये पंक्ति पूछी गई है कि ये पंक्ति है वो किस कवि की है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और ये किसी न किसी परीक्षा में हमेशा ही पूछी जाती है। तो ये पंक्ति है देव कवि की। इसमें किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी को किसने माना है? किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, मधुरेश, गोपाल राय और नामवर सिंह। इसका सही जो आंसर आएगा वो है गोपाल राय। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मिश्र बंधुओं का नहीं है? तो कौन सा उपन्यास? झांसी की रानी उपन्यास वो मिश्र बंधुओं का नहीं है, जबकि पुष्यमित्र उपन्यास ये मिश्र बंधुओं का है, विक्रमादित्य भी है और चंद्रगुप्त मौर्य उपन्यास भी है मिश्र बंधुओं का है। ये झांसी की रानी है इनका नहीं है। कफन कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो जो कफन कहानी है वो प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध मार्मिक कहानी है। जो कफन कहानी है वो कफन कहानी है, एक सेकंड रुकिए, कफन कहानी है वो प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है और ये सर्वप्रथम है वो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो आंधी, इंद्रजाल और आकाशद्वीप, ये तीनों की तीनों जो कहानी संग्रह है ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं, जबकि जो अमरवल्लरी है ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी निबंध के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी निबंध के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनमें से कौन सा एकांकी नहीं है? तो कौन सा एकांकी नहीं है बताना। में प्रेत और छाया है वो एकांकी नहीं है, जबकि दीपदान, नए मेहमान, भोर का तारा ये एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 27 है युद्ध में कई लोग मारे गए, इस वाक्य में प्रयुक्त कई शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो हमें यहाँ पर सर्वनाम के बारे में बताना है कि इसमें युद्ध में कई लोग मारे गए, तो इसमें कोई काउंट मतलब फिक्स ये नहीं बता रखा है कि कितने मारे गए, निश्चय नहीं है कि कितने मारे गए, कई मारे गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सर्वनाम प्रयोग होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक अगर निश्चित संख्या दे रखी होती या संख्या दे रखी होती या निश्चित मात्रा दे रखी होती तो हम निश्चयवाचक या संख्यावाचक लगा देते, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं दे रखी, यहाँ पर बताया गया कि कई लोग मारे गए हैं, यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला जो क्वेश्चन है हीरामन नौटंकी की स्त्री को क्या समझता था? तो हीरामन नौटंकी की स्त्री को क्या समझता था? सामान्य नारी, पूज्य नारी, बाईजी या देवी जी। तो ये हमारी तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की,
ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इसके ऊपर एक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। तो इसमें जो हीरामन है वो हीराबाई को बाई जी मानता है, उसको बाई जी कहता है। आत्मनेपद किस विधा की रचना है? तो आत्मनेपद है वो एक निबंध है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का विवरण मिलता है? जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना थी वो मुंशी प्रेमचंद के प्रयासों से हुई थी और इसका जो विवरण दिया गया है वो रोशनाई नामक जो पुस्तक है उसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, राजभाषा अधिनियम 1976 के उपबंध के अनुसार कौन सा राज्य ख क्षेत्र में समाविष्ट नहीं है? तो जो राजभाषा अधिनियम के तहत अलग अलग क्षेत्रों में इनको भारतीय राज्यों को डिवाइड किया गया, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। तो जो क वर्ग में है वो हिंदी भाषी है, ख वर्ग में जहाँ पर हिंदी के साथ कोई दूसरी भाषा भी बोली जाती है, और ग वर्ग में जहाँ पर जो उन्हीं की जो क्षेत्रीय बोलियां या भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर हमें ख क्षेत्र में समाविष्ट नहीं है बताना है, तो हिमाचल प्रदेश है वो नहीं है। मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मालवी है वो राजस्थानी हिंदी की बोली है। संयुक्त अक्षर अक्षय में किन दो वर्णों का योग हुआ है? तो जो ये संयुक्त अक्षर है 4 होते हैं संयुक्त अक्षर, क्ष, त्र और ग और श्र। तो जो क्ष है ये क और श से मिलकर बना है। इसी तरह जो श्र है वो स और र से मिलकर बना है, और त्र है वो त और र से मिलकर बना है। तो ये संयुक्त अक्षर है और इनकी संख्या है वो 4 है। देवनागरी सुधार विशेषज्ञ समिति ने अंग्रेजी के किस विराम चिन्ह को छोड़कर से सभी अंग्रेजी विराम चिन्हों को देवनागरी लिपि में शामिल करने की अनुशंसा की है? तो जो पूर्ण विराम है उसको छोड़कर सभी को अंग्रेजी विराम चिन्हों में शामिल करने की अनुशंसा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक गीति नाट्य है? गीति नाटक है। गीति नाटक मतलब उसमें गेयता का तत्व विद्यमान है, तो वो है अंधा युग। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था? तो ये बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र है, ये आगरा से प्रकाशित होता था। मीरा ने कृष्ण की उपासना किस भाव से की है? तो मीरा है वो कृष्ण को अपने पति रूप में मानती है और उन्होंने माधुर्य भाव से उनकी उपासना की है। मीरा कृष्ण को अपने पति के रूप में अपनाती है और उनको पति के रूप में माधुर्य भाव के रूप में उनसे उनकी उपासना करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वीराज रासो के रेवा तट में किस रानी के विवाह का प्रसंग आया है? तो जो रानी पद्मावती है उनके विवाह का प्रसंग इसमें आया है। अमीर खुसरो की निम्न पहेली का सही उत्तर क्या होगा? फारसी बोली आई ना, तुर्की सोच न पाई ना, हिंदी बोलते आरसी आए मुंह दिखे जो उसे बताए। तो इसका जो आंसर है ये एक पहेली है अमीर खुसरो की, इसका आंसर आएगा दर्पण। इनमें से मलुकदास की रचना नहीं है। तो मलुकदास की रचना ध्रुव चरित है, उपदेशात्मक 12 कड़ी और भक्त वत्सावली है, जबकि जो सुखमणि है वो मलुकदास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, तुलसीदास की निम्न रचनाओं में से प्रबंध काव्य कौन सा नहीं है? तो प्रबंध काव्य दोहावली नहीं है, जबकि पार्वती मंगल, रामचरितमानस, रामलला नेचू ये सभी प्रबंध काव्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो प्रिय प्रवास है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसमें 17 सर्ग दिए गए हैं। दुहू और बंदूक जह चलत बेचुक रण होत धुक धुक किलकत कहूँ उपयुक्त पद किसका है? तो जो ये पद दिया गया है ये कवि सुदन का है। निम्नलिखित में से भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण है वो भूषण का अलंकार ग्रंथ है। अज्ञेय की किस कविता को रूप कथा भी कहा जाता है? तो अज्ञेय की सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ये अज्ञेय जी का पूरा नाम है और इनकी एक रचना है असाध्य वीणा। ये बहुत ही एक अच्छी कविता है और एक लंबी कविता है, तो इसको एक रूप कथा कहा गया है। तो ये कविता है, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है और इसको स्पेशल एक क्लास लेके मैं इस पूरी कविता को आपके सामने लेकर आऊंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दलितों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का चित्रण किया गया है? तो कर्मभूमि उपन्यास में
दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 47 है, साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला किसको संबोधित करके कहती है कि मुझे फूल मत मारो? तो उर्मिला किसको कहती है? साकेत का जो नवम सर्ग है उर्मिला का वीर वर्णन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कामदेव को संबोधित करके कहती है। धूमिल के अनुसार मेरे देश की संसद किस पर मौन है? रोटी बेलने वाले पर, रोटी सेकने वाले पर, रोटी खाने वाले पर या फिर रोटी से खेलने वाले पर। तो धूमिल के अनुसार मेरे देश की संसद है वो रोटी से खेलने वाले पर मौन है। निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में से संबंध नहीं है? तो इंसाल्लाह खान है वो कोलकाता से संबंधित नहीं है। भारतीय जनता संघ इप्टा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जनता संघ इप्टा की स्थापना है 1943 में हुई थी। कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखा है? तो जगदीश चंद्र माथुर का जो कोणार्क नाटक है वो भी इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। पहला राजा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लिखा गया था जगदीश चंद्र माथुर जी ने, और दशरथ नंदन नाटक भी जगदीश चंद्र माथुर जी का है, जबकि टूटते परिवेश है वो इनका नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, धरती धन्य अपना उपन्यास के मुख्य पात्र काली का जीवन किस संकल्प से परिचालित है? तो काली है वो शहर से आकर वो पक्का मकान बनाना चाहता है, तो ये इससे परिचालित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्का मकान। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? तो बनारस की यात्रा है ये भारतेंदु द्वारा रचित रचना नहीं है। साधारणीकरण की उद्भावना किस आचार्य ने की थी? तो साधारणीकरण की जो उद्भावना है वो भट्ट नायक ने की थी। अनुकूल या प्रतिकूल भाव जिसे छिपा न सके वह स्वाद का मूल भाव क्या कहलाता है? ये स्थायी भाव कहलाता है। चेहरी चेहरी झिनी वंदन परित मानो, गहरी गहरी घटा छाई है गगन में, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा गुण है? तो इसमें प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति हुई है। बिहारी के निम्न दोहे में कौन सा अलंकार है? सोहत ओढ़े पट पीत पट श्याम सलोने गात, मन हो नीलमणि शैल पर आतप कयो प्रभात। तो ये जो पंक्ति है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कई परीक्षाओं में रिपीटेड पंक्ति है। तो बिहारी की ये पंक्ति है और इसमें अलंकार हमें बताना है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मन हो नीलमणि शैल पर आतप कयो प्रभात। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायित उत्थान किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। निम्नलिखित में से किसने कथा साहित्य की संरचना को महावाक्य की संज्ञा दी गई है? तो रोला बार्थ ने इसे महावाक्य की संज्ञा दी है। मैं राजनीति के राजतंत्रवादी धर्म में एंग्लो कैथोलिक और साहित्य में क्लासिकवादी हूँ। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है टी.एस. इलियट का है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? उपयुक्त पंक्ति किस रचना की है? तो ये पंक्ति साकेत की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में किन कवियों की पंक्तियों का उल्लेख स्वरूप लिया है? तो पद्माकर, मंडन और ठाकुर। तो इसका आंसर आ जाएगा द पद्माकर, मंडन, ठाकुर। इन तीनों का ये उल्लेख किया है। इन कवियों की पंक्तियों को उदाहरण के रूप में लिया गया है। हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट, ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नाना विधि, आतुर तृप्त पुकारे, गर्जन घुरघुर चीख भूख भुक्का चिचिहाट। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी रचना है? तो ये पंक्ति है जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन खगे जी की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 64 है, डैश घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, नागार्जुन की कविता काल और उसके बाद की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो ये एक पंक्ति दी गई है जो नागार्जुन की लिखी गई एक कविता है अकाल और उसके बाद। तो इस पंक्ति को हमें पूरा करना है। घर भर की आंखें, तो इसमें से दमक उठी, चिलचिला उठी, चमक उठी या भर उठी? तो इसका आंसर आएगा चमक उठी। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है, इन दिनों की दोहरा है कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोशी पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा, तो इसका आंसर आ जाएगा धंधा।
सतपुड़ा के जंगल कविता में किस शब्द का जिक्र नहीं आया है? तो मेरू वाला, शेष वाला, महेश वाला, सुरेश वाला। तो सतपुड़ा के जंगल जो कविता है उसमें महेश वाला का जिक्र नहीं आया है। कैसे आदमी हो अपनी जाति पर थूकते हो? उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सुदामा पांडे धूमिल जी की। काहे को गोपीनाथ कहावत सूरदास की उपयुक्त पंक्ति किस राग में रचित है? तो ये देखिए बिल्कुल डीपली ये यहाँ पर एग्जाम पूछ रहा है कि किस राग में है। तो ये है राग मल्हार में। इसमें है ये राग मल्हार में। मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती वियोग वर्णन में 12वें महीने के बाद किसका जिक्र किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती वियोग वर्ण में 12वें महीने के बाद जेठ आषाढ़ मास का जिक्र किया है। हरिजन हंस दशा लिए डोले निर्मल नाव चवे जस बोले। तो ये पंक्तियां किस कवि की है? तो ये कबीरदास जी की पंक्तियां है। वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दे दिया है, उपयुक्त कथन किस नाटक का है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद जी का है उसकी ये पंक्तियां ली गई है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में रंगिणी के बारे में सही कथन कौन सा है? उज्जैनी के नाटक केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है और नाटक लिखने में इसकी रुचि है। मृदंग और वीणा वादन भी सीखती है। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में ये जो पंक्ति है ये पंक्ति 1 और 2 इसका सही आंसर है, जबकि 3 इसका आंसर नहीं है। तो उज्जैन के नाटक केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है रंगिनी और नाटक लिखने में इसकी रुचि है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण रचना किसकी है? तो ये रचना है रामविलास शर्मा की। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी में संघर्ष के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी रचना है उसके अंदर जो सर्ग है उनकी हमें बताना है कि संघर्ष के बाद कौन सा सर्ग आता है? निर्वेद सर्ग आता है। कौन तुम संस्कृति चल निधि तीर तरंगों में फैंकी मणि एक। उपयुक्त पद में कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? तो इससे में श्रद्धा सर्ग की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई मानव निर्पही विधर्मी कोई। उपयुक्त पद किस नाटक का है? तो ये अंधेर नगरी नाटक का है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है। शिव शंभू के चिट्ठा निबंध का उपशीर्षक आशा का अंत भारत मित्र पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1905 में प्रकाशित हुआ था। जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। तो ये पंक्ति किस निबंध से है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध से ली गई है। उसकी मृत्यु में आधा मैं भी मर गया था, मेरे जीवन में आधा वह भी जी रही थी। उपयुक्त कथन किस रचना का है? तो ये कथन है, ये क्या बोलूं क्या याद करूं, जो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है उससे ली गई ये पंक्ति है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतिम प्रकरण में किसकी पंक्ति है? तो उसमें परीक्षा गुरु उपन्यास में अंतिम प्रकरण में सभा विलास की पंक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 81 है, गांव वालों को सिर्फ उसी दिन अफसोस नहीं हुआ जब जब होली, दशहरा, दिवाली, छठ या कार्तिक पूर्णिमा आती तो उसके लिए सांसें ली जाती थी। तो ये कथन माटी की मूर्ति में किससे लिए गए हैं? तो ये परमेश्वर जो थे उससे लिए गए हैं। जो माटी की मूर्ति है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसमें उन्होंने माटी की मूर्ति बनाकर उनको सोने के भाव बताया है। तो ये परमेश्वर का जिक्र इसमें किया गया है। हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और सेवक हरिजनों के हैं। उपयुक्त कथन है वो बकरी नाटक में किसका है? तो ये कर्मवीर का कथन है कि हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण है और सेवक हरिजनों है। तो ये जो पंक्ति है ये बकरी नाटक में कर्मवीर की है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष 3 कौन है? तो आधे अधूरे नाटक है वो मोहन राकेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसमें ये जो पुरुष 3 है वो जगमोहन को बताता है। तू दानी में कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र में पापी, तू देकर भी सुखी,
और मैं लेकर भी प्रतापी। उपयुक्त जो काव्य पंक्ति और रश्मिरथी ये किस सर्ग से ली गई है? तो जो ये पंक्तियां हैं, तो जब इंद्र है वो कर्ण के पास आता है और कर्ण से उसके कवच और कुंडल ले लेता है, तो उसके बाद इंद्र कर्ण को कहता है, जो ये चौथा सर्ग है उसमें ये पंक्ति आई है। और कवच और कुंडल लेने के बाद जो इंद्र भगवान है वो अपने आप को ग्लानि से देखते हैं और कहते हैं कि तू दानी है, मैं कुटिल प्रवंचक हूँ, कि मैंने झूठ बोलकर तुमसे तेरे कवच और कुंडल लिए हैं। तू पवित्र है और मैं पापी हूँ, तू देकर भी सुखी, तू अपने कवच और कुंडल है जो सबसे कीमती वस्तुएं हैं वो देकर भी सुखी है और मैं वो लेकर भी ये मतलब दुखी हूँ। तो ये पंक्ति है, ये चौथा जो सर्ग है उससे ली गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है, अंजो दीदी नाटक का पात्र कौन नहीं है? तो अंजो दीदी में अंजलि है, इंद्र नारायण है, श्रीपत है, जबकि महेंद्र नारायण है इस नाटक का पात्र नहीं है। मानस का हंस उपन्यास में पात्र कौन नहीं है? तो मानस का हंस उपन्यास में बेला, मोहिनी और झुनिया ये है, जबकि धनिया है वो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान, उसकी पात्र थी। जो होरी था उसकी पत्नी थी धनिया। मुर्धैया आत्मकथा का अंतिम अध्याय कौन सा है? तो मुर्धैया जो उपन्यास मुर्धैया जो आत्मकथा है उसका जो अंतिम अध्याय है वो है आजमगढ़ में फाका कसी। अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले का जिक्र किस रचना के केंद्र में रहा है? तो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले का जिक्र है वो एक कहानी यह भी रचना में किया गया है। आप उदरी का अध्याय कौन सा नहीं है? तो आप उदरी का कौन सा अध्याय नहीं है? जब आत्माएं टूटती हैं। आंगन का कौन सा नहीं है? आप उदरी का अध्याय कौन सा नहीं है? तो ये इसका अध्याय नहीं है। जबकि जो ये 3 दिए गए हैं इसके अध्याय है, कविता और युद्ध का खटका, बचपन का पहला एहसास, प्रेम का पहला एहसास, ये सभी आप उदरी ये आप उदरी है जो ये रमणिका गुप्ता की रचना है। और रमणिका गुप्ता ने इस रचना के माध्यम से मतलब हमें एक लड़की के बारे में बताया है कि आपूद्री मतलब अपने ही नियम कानूनों से जीने वाली लड़की, जो किसी भी दबाव में या किसी भी प्रेशर में नहीं रहती। तो आपूद्री का अध्याय, इसमें ये 3 अध्याय है और ये कविता और युद्ध का खटका, बचपन का पहला एहसास और प्रेम का पहला एहसास। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है, आंगन के पार द्वार रचना के खंड कौन से हैं? आंगन के पार द्वार रचना के जो खंड है वो अंतस लीला है और साध्य वीणा है, जबकि चंद्रकांता संतति का खंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन सी कहानी का आरंभ अमृतसर शहर के बम्बू काट की कटु और मधुर बोलियों के बीच से होता है? तो ये एक हिंदी साहित्य में या हिंदी साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्थर कहानी थी। उसने कहा था कहानी है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है और इसमें ये इससे रिलेटेड है, जिसमें अमृतसर शहर के बम्बू काट वालों की कटु और जो मधुर बोलियों का जो संगम है वो इसमें दिखाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 92 नंबर है, निम्न कहानी और उनके पात्रों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? तो मालती है वो गैंग्रीन कहानी में है, ये ठीक है। गोसाई है कोसी का गठबर कहानी में है और मखनी पुआ है लाल पान की बेगम है, फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है। लेकिन जो हीराबाई है वह आकाशदीप कहानी में नहीं है, बल्कि जो हीराबाई है वो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम नामक जो कहानी है उसमें है हीराबाई। तो ये बेमेल जोड़ा इसका आंसर हो जाएगा। चंदा किस कहानी की पात्र है? तो चंदा है वो राजा नृबंसिया की कहानी की पात्र है। चंदा जो पात्र है वो राजा नृबंसिया की पात्र है। इसमें चंदा को जैसे बच्चे नहीं होते हैं और बाद में फिर उसकी लास्ट में मृत्यु हो जाती है, तो ये कहानी में हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। क्वेश्चन नंबर 94 है, उसने कहा था कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी और ये सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में। सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया कहानी में साहनी हाथ में क्या लिए दरिया किनारे पहुंची थी? तो सिक्का बदल गया कहानी में साहनी है वो हाथ में माला लिए दरिया किनारे
पहुंचती है। इन द बैंक लेन ऑफ द सिटी फेयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। कहानी में परिंदे कहानी में ये कौन गुनगुना रहा था? तो मिस्टर हिबर्ट है, ये लाइनें गुनगुना रहे थे। दुनिया का अनमोल रत्न प्रेमचंद के किस कहानी संकलन में है? तो दुनिया का अनमोल रत्न है वो सोजे वतन जो कहानी संग्रह है उसमें संकलित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रेमचंद के कफन कहानी का पात्र कौन नहीं है? तो गीशु है, माधव है, और जो बुधिया है, ये तीन पात्र इसमें प्रेमचंद की कफन कहानी में है। और जो हरकू है वो इसका पात्र नहीं है। दोपहर का भोजन किसकी कहानी है? तो दोपहर का भोजन है ये अमरकांत की कहानी है। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का हास। तो ये उपयुक्त कथन किसका है? तो ये गणपति चंद्रगुप्त जी का कथन है। तो इस प्रकार हमने ये आज 100 क्वेश्चन किए हैं। कल फिर एक नए क्वेश्चन में लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये क्वेश्चन लाभदायक दिखे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और क्वेश्चन को नोट डाउन भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।